नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सचिवालय का ई ऑफिस हुआ अपग्रेड, कामकाज सुचारू। अब जिलों के लिए शुरू होगी प्रक्रिया। लेटेस्ट वर्जन आने के बाद सचिवालय ई ऑफिस और ज्यादा सुरक्षित। चारधाम यात्रा के लिए हेली टिकटों की कालाबाजारी करने पर होगी सख्त कार्रवाई। यात्रियों के लिए टोल फ्री नंबर किया गया जारी। मनमानी वसूली करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश में 26% बढ़ सकते हैं जमीनों के सर्किल रेट। जल्द घोषित होंगी नई दरें। नई सर्किल दरों को निर्धारित करने के लिए कसरत शुरू। देहरादून में खुले में जाम झलकाने वाले हो जाएं सावधान। खुले में शराब पीने पर 255 लोग गिरफ्तार। वसूला गया 80,000 रुपए का जुर्माना। युवक युवती को रील बनाना पड़ा भारी। पैर फिसलने से तेज बहाव वाली नदी में बहा युवक। चमोली में बादल फटने से भयंकर तबाही। बादल फटने के बाद बारिश और लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक, कई गाड़ियां मलबे में दबी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लक्सर की खबर से। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासनिक अधिकारियों व ग्राम प्रधानों की बैठक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद बैठक लेंगे, यह अहम जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं। लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर यह बैठक होगी। पश्चिम बहनी गंगा की सफाई अभियान पर इस बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बहनी गंगा की सफाई अभियान पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। रुड़की आईआईटी से आई विशेषज्ञों की टीम ने निरीक्षण किया था। 19 अप्रैल से महायज्ञ के बाद युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलेगा। तो 5,000 सदस्य सफाई अभियान में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, हरिद्वार सांसद और कई भाजपा नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वैज्ञानिक विधि से गंगा में होगा सफाई अभियान। लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद बैठक लेंगे। लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर यह बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राम गोपाल जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी? कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? क्या कुछ पूरा अपडेट? अप्रैल में जो हरिद्वार सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने पश्चिम बहनी गंगा यानी कि जो महाभारत कालीन गंगा घाट है, वहां पर उसकी सफाई अभियान को लेकर आज लक्सर के खंड विकास कार्यालय में ये बैठक होगी। और बैठक में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान, बीडीओ, जो क्या बोलते हैं अपना सीडीओ हैं, तमाम तरीके की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी बैठक ली जाएगी और सफाई अभियान पर चर्चा होगी। क्योंकि 2 दिन पहले भी इनके ही आग्रह पर आईआईटी रुड़की से वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने शोध किया है जो पश्चिम बहनी गंगा है, क्योंकि 80 के दशक से ये गंगा बन पड़ी है। और इसका जो महत्व है यानी कि जो इतिहास है, वो महाभारत कालीन मंदिर कहा जाता है कि महाभारत कालीन मंदिर है। वो पांडवों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इसी के सामने से जो पश्चिम बहनी गंगा है वो बहती है, लेकिन 80 के दशक में ये बंद कर दी गई थी। इस बार फिर इसको खोलने का जो कयास है वो स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। और सांसद से इसकी एक लिखित शिकायत भी की गई थी कि यहाँ इस गंगा का खोला जाए, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं, इनको लेकर के आज चर्चा की जाएगी। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि 19 अप्रैल में महायज्ञ का एक आयोजन होगा और आयोजन के बाद ही तमाम यानी कि जो युद्ध स्तर है उस पर जो पश्चिम बहनी गंगा है उसका सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सांसद महोदय के द्वारा यहाँ पर सुबह शाम जो एक महाआरती है, उस आरती की भी शुरुआत की जाएगी, ताकि लोग क्षेत्र के जो लोग हैं उनको यहाँ जोड़ा जा सके और जो संस्कृति है कहीं ना कहीं उसको बचाया जा सके। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर लेकर जो हरिद्वार सांसद हैं वो आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लक्सर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी करेंगे। जी ठीक है राम गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। लक्सर से अहम जानकारी, जहां लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर ये बैठक होने वाली है। पश्चिम बहनी गंगा की सफाई अभियान पर
इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में दरबार साहिब प्रबंधन की ओर से प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मातावाला बाग दरबार साहिब की संपत्ति व उसको लेकर चल रहे विवाद पर अपनी बात रखी गई, जिसको लेकर विशेष कार्याधिकारी दरबार साहिब ने कहा कि मातावाला बाग दरबार साहिब की ऐतिहासिक संपत्ति है, जिसमें समाज सेवा हेतु लंबे समय से काम किया जा रहा है, किंतु वर्तमान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दुष्प्रचार कर दरबार साहिब को बदनाम किया जा रहा है, जिससे दरबार साहिब प्रबंध समिति बेहद नाराज है। श्री गुरु रामराय दरबार साहिब का अभिन्न अंग के रूप में मातावाला बाग जाना जाता है और संगठनों की उतनी ही श्रद्धा मातावाला बाग के प्रति है जितनी श्री गुरु रामराय दरबार साहिब के प्रति। आज तक कभी भी श्री गुरु रामराय दरबार साहिब ने जन सेवा समाज सेवा के क्षेत्र में कोई भी विषय वस्तु ऐसी नहीं है क्षेत्र में श्री गुरु रामराय दरबार साहिब का कुछ समय से कुछ असामाजिक विभिन्न मुद्दों को उठाकर अनर्गल बातों को उठाकर मिथ्या प्रचार कर श्री गुरु रामराय दरबार साहिब और परम पूज्य श्री महाराज जी का नाम खराब है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सार्वजनिक स्थलों पर खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत शहर कोतवाली नेहरू कॉलोनी, राजपुर, पटेल नगर, बसंत विहार, प्रेमनगर थाना क्षेत्र से खुले में शराब पीने वाले 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनका पुलिस एक्ट में चालान कर पुलिस ने करीब 80,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर शहर में खुली जगहों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शहर भर में अभियान चलाकर ये कार्रवाई की है। इस दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले 12 शराबियों को भी हवालात की सैर कराई गई। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। श्रीनगर के नकोट बिल केदार मार्ग पर बीते रोज तेज बारिश और आंधी के चलते एक पुराना आम के पेड़ के गिर जाने से एक वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। साथ ही कुछ आसपास के खड़े वाहनों को भी क्षति पहुंची, जिसके बाद एसडीआरएफ द्वारा पेड़ के गिरे भाग को काटकर सड़क से हटा दिया गया। लेकिन मामले में अभी तक उद्यान विभाग के अधिकारियों के मौके पर ना पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले में पीडब्ल्यूडी प्रशासन और उद्यान विभाग को सूचना दी गई थी। पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों ने मौके का मुआयना किया, लेकिन उद्यान विभाग के अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी कई बार पेड़ के जर्जर होने की स्थिति को देखते हुए उसकी लापिंग, चॉम्पिंग अथवा उसे कटवाने के लिए संबंधित विभागों को अवगत कराया गया था, लेकिन उद्यान विभाग की लापरवाही के चलते ये घटना घटित हुई है। पेड़ गिरा, हवा चली बहुत जोर से, पेड़ गिरा गाड़ी के ऊपर। और ना उद्यान विभाग ना पीडब्ल्यूडी कोई भी, पहले पत्राचार कर चुका हूँ पहले भी उसके ऊपर, लेकिन कोई भी नहीं। ये चाह रहे थे कि जब कोई घटना कोई मरता तब उसके बाद ही हम शहर में लेते। अभी तक कोई भी यहाँ पर पहुँचा नहीं है और सब लोग परेशान। यहाँ पर कोई विभाग नहीं पहुँचा है। और एक बार वन विभाग वाले आए थे, भारी बार देखे थे, चले गए क्योंकि मैडम, लेकिन यहाँ पर वो भी बार बार घूम के अपने निकल गई है। रह कि वो पेड़ है, पेड़ से कभी भी मकान के ऊपर पेड़ गिर सकता है और मकान क्षतिग्रस्त हो सकता है और जान मारेगा किसी भी आदमी का, किसी जान जा सकती है। हाँ, ये पेड़ को देख के पहले भी इसके बारे में 6 महीने से कंप्लेंट जारी की गई थी, उसमें अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और जब आंधी तूफान चला तो ये पेड़ पहले से ही कमज़ोर था
और ये टूट के मेरे वाहन पे गिर गया। मेरा वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सही सलामत हो। वो तो भगवान की कृपा है कि इसमें किसी जान मान की हानि नहीं हुई। मैं यही कहना चाहूँगा, कल आए थे पटवारी साहब आए थे, पटवारी साहब ने भी मुआयना करा है। एनडीआरएफ की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पेड़ हटाने का कष्ट करा। बाकी अदर कोई विभाग यहाँ PWD आई, इसके अलावा कोई पहुँचे नहीं यहाँ पर। भाई साहब, पहली बात तो मैं इस बात पर बड़ा चिंतित हूँ कि कल शाम को 4 बजे के आसपास ये घटना हुई है और 4 बजे से लेके अभी 1 बज रहा है लगभग अगले दिन का, और ये दोपहर का समय है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि हमारा जो उद्यान विभाग है, हो सकता है कि आज छुट्टी हो, लेकिन अधिकारी इतने गैर जिम्मेदाराना हैं कि आप बताइए, इतने समय से उनको फ़ोन करें लेकिन उनका एक भी अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। दूसरी बात, मेरी अभी जो है उनसे फ़ोन पर बात हुई, जो उद्यान विभाग के उच्च अधिकारी हैं। उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि जी, चाहे वो PWD हो या स्थानीय लोग हैं, उनसे जो है किसी भी प्रकार का पत्राचार हमसे इस संबंध में नहीं हुआ। हालांकि उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में ज़रूर आया, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार की रिसीविंग नहीं है। ये मैं आपको जो है PWD के लेटर दिखा रहा हूँ। ये जैसा कि आपको पता है, ये एक फलदार वृक्ष है। इसका हमने अक्टूबर में पहले भी इसका जॉइंट इंस्पेक्शन किया था उद्यान विभाग के साथ। उसके बाद फिर फरवरी 2025 में हमारे द्वारा उद्यान विभाग को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उनसे ये कहा गया यदि इसको अगर लॉपिंग करने की परमिशन अगर वो दे देते हैं तो वो फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और अभी उनके द्वारा कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया और हमें कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। ये वास्तव में अभी तक कोई उस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया है। हालांकि पेड़ काट के SDRF वगैरह ने बिल्कुल साइड कर दिया है। अभी मेरी बात भी हुई है उद्यान विभाग के अधिकारियों से, जो क्षेत्राधिकारी रहे होंगे, विजय जी हैं। उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है और शायद छुट्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और DHO साहब अभी यहाँ पे है नहीं, बाहर हैं। अब मुझे नहीं पता कि अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सोचा नहीं है। पर ओबियसली मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ और मुझे खड़ा होने का मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने हर किसी के लिए मैंने खड़ा आज तक होते आया हूँ। तो वो तो मेरे क्षेत्र का मेरा एक कार्यकर्ता है छोटा सा, तो मैं उसके साथ भी खड़ा होकर काम करूँगा। उसको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं उसको न्याय दिलाऊँगा। अधिकारी चाहे अपने आप को कितना भी इधर उधर घुमा ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊँगा, मैं मुख्यमंत्री तक के लिए जाऊँगा, मैं DM साहब को ज्ञापन दूंगा, मैं विधायक जी को ज्ञापन दूंगा। अपने स्तर से जो बनता है मैं करूँगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो मैं न्याय लेके। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि तेज बारिश में पेड़ गिरा, लेकिन इस पेड़ गिरने से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पहले भी इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन जो संबंधित विभाग है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये खबर आपको बता रहे हैं जहां उद्यान विभाग ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है कि ये घटना घटित हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। जेल हेलीपैड पर भाजपा विधायक की ओर से कार्यकर्ताओं ने CM धामी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर कहा कि 4 धाम यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है, सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई है। 2 दिन पहले 4 धाम यात्रा की तैयारी की समीक्षा बैठक की गई है। सरकार की प्राथमिकता है कि 4 धाम यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और यात्रा उनके लिए सरल और सुगम हो।
देखिए, अब बहुत ऐतिहासिक काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो वर्षों से इसके कारण से आज अनेक संपत्तियां जो कब्जाई हुई थी और बिना कानून के चल रही थी, राज्य हो हमारे राज्य के अंदर उत्तराखंड में भी जो सन 2000 में जब राज्य की स्थापना हुई थी, ये संपत्तियां कुछ हजारों में थी और आज ये संपत्तियां कई हजारों में हो गई हैं। इसलिए ऐसी सभी संपत्तियां अब सरकार के काम आएंगी, लोगों के लिए काम आएंगी, पर विकास के काम होंगे और कानूनी तरीके से होंगे। और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने यात्रा मार्ग के महत्वपूर्ण स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने स्लाइडिंग जोन, चटवापी पल, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग क्षेत्रों का दौरा किया और चारधाम मार्ग की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष रूप से पेयजल, विद्युत आपूर्ति, पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित दिया कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में आज सभी विभाग और कप्तान साहब और मैं यहाँ आए हैं गोचर में, और हमने चमोली से जो हमारे काम चल रहे हैं नंदप्रयाग, चटवापी पल, कर्णप्रयाग, जहाँ पे स्लाइडिंग जोन डेवलप हुए थे उनका भी निरीक्षण किया। तो कार्य की प्रगति संतोषजनक है और नंदप्रयाग में अभी थोड़ा तेजी लाने की आवश्यकता है, जो NHIDCL को निर्देशित कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त क्योंकि ये हमारा एंट्री पॉइंट रहता है कमेड़ा का और गौचर का, तो यहाँ जो गौचर का मैदान है यहाँ टेम्परेरी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जाती हैं। और उसमें जहाँ अभी कार्य चल रहा है, जो संबंधित एजेंसी है उन्हें भी त्वरित कार्रवाई के लिए बोला गया ताकि यात्रा से पहले जो है मार्ग सुचारू रूप से चालू हो सके। उसके अलावा हमने लगातार कस्बों में अतिक्रमण हटाने का आज से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ बोतल नेक्स है और जो हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है वो भी तैयार कर लिया गया। जो जहाँ हमारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है उसका भी प्रारूप हमने तैयार कर लिया है। जैसे ही यात्रा स्टार्ट होगी उससे पहले हम लोग पूरा एकजुट होकर जो है यात्रा को सुगम बनाने के लिए लोग तैयार हैं। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में यात्रा को लेकर डीएम और एसएसपी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों की समीक्षा की। चारधाम यात्रा में इस बार हरिद्वार में 4 होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर यात्रियों के रुकने से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसको देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी, एसएसपी, सिटी मजिस्ट्रेट, पर्यटन अधिकारी के साथ कई विभागों के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें सभी विभागों को जल्द से जल्द व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने बताया कि गत वर्ष रजिस्ट्रेशन को लेकर इस बार व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में 60 और 40 का रेसो रखा गया है। वहीं यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था भी पुलिस के साथ खासी चुनौती रही है, जिसको लेकर एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि यात्रा के दौरान हरिद्वार में पड़ने वाले स्नान पर्व पर यातायात व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आने वाली चारधाम यात्रा को देखते हुए यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस क्रम में जो व्यवस्थाएं की जानी है उसी के क्रम में आज ये निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने बैरागी कैंप में निरीक्षण किया है और उसके बाद फिर चमगादड़ टापू का निरीक्षण हुआ है और अब स्कूल में हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए। इन सभी जगहों पर चूँकि स्कूल में हमारा रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे 20 काउंटर लगने हैं, उसके अलावा बाकी सारी व्यवस्थाएँ होनी है। इसके अलावा होल्डिंग एरिया भी बनाया जाना है, हमारा चमगादड़ टापू में होल्डिंग एरिया बनना है, बैरागी कैंप में बनना है। तो जो भी यात्री आ रहे हैं, अगर किसी वजह से ऊपर भीड़ होती है, दिक्कत होती है, लोगों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, तो उनको किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से उनको बैठने की व्यवस्था हो, लेटने की व्यवस्था हो, उनको किस प्रकार से विभिन्न जो हमारे धर्मशाला हैं, होटल्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सके। आगामी चारधाम यात्रा के
नज़र हम सभी लोग आज स्थलीय निरीक्षण पर आज आए हैं और 3 जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा होल्डिंग एरिया के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र है उसको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है। जितने भी यात्रीगण यहाँ आएंगे जो चारधाम यात्रा आगे यहाँ से प्रारंभ करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र है उसमें करीब हमारे 20 काउंटर यहाँ पर लगेंगे जिसमें सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं। साथ में होल्डिंग एरिया में हमारे कितना वाहन वहाँ पर खड़े होंगे उनका डाइवर्जन प्लान वो सभी आज हम लोगों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण में देखा गया। मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छी चारधाम यात्रा को संपन्न कराएंगे। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखने के लिए अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर की व्यवस्थाओं को भी बारीकी से देखा। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए टेंट, पंखे, कूलर की व्यवस्था के साथ पीने के लिए ठंडा पानी, विश्राम गृह की उचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण कराने में इस बार दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा प्रशासन ने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर की संख्या 12 से बढ़ाकर 24 कर दी है, जबकि 6 काउंटर रोडवेज बस स्टैंड परिसर में खोलने की तैयारी है। 28 तारीख से सभी ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा रायवाला में चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण को चेक करने के लिए जांच केंद्र भी खोलने की तैयारी है। जी हाँ, ऋषिकेश स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास ये कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। सर, अभी तक कितने यात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवा दिया है और कितने काउंटर बनने जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि धर्मशालाओं में भी यात्रियों के लिए पंजीकरण की सुविधा होगी। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो अगर जानकारी संक्षेप में। देखिए, यात्रियों का जो पंजीकरण है वो निरंतर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सीमा सड़क संगठन सड़क मार्गों को ठीक करने में दिन रात जुटा हुआ है। धरासू से उत्तरकाशी तक 2 डेंजर जोन जिन पर तेजी से काम चल रहा है। गंगनानी से डबरानी तक रोड को ब्रेकर्स के माध्यम से चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। गंगनानी से भटवाड़ी तक 15 किलोमीटर पेंटिंग पूरी हो गई है। 20 अप्रैल तक हीना तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में सुखी टॉप से गंगनानी तक यात्रा खुलने से पहले ठीक कर दिया जाएगा। वहीं हीना बैरियल में यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार ऑफलाइन पंजीकरण सुविधा रहेगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के बाद ही गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान किया जाएगा। हमारे दोनों धामों में जो हमारी यात्रा मार्ग है लगभग 100 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, चाहे वो भारत सरकार की संस्थाएं हों, राज्य सरकार की संस्थाएं हों या जिला स्तर के जो हमारे विभाग हैं उनके स्तर से। उसमें हमारा ये सिलक्यारा से लेके पोल गांव तक जो हमारा लगभग 25 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेच होगा, इसमें एक तो डामरीकरण करवा रहे हैं, वो चल रहा है तो बिल्कुल तीव्र गति से चल रहा है। दूसरा, उनसे भी कुछ चौक पॉइंट है उसको क्लियर करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो शिलकारा से पोल गांव वाया जो राड़ी टॉप होता है उसमें भी इस बार कोई दिक्कत आने की हमें संभावना नहीं लग रही है। तो रोड मोरालेस कंप्लीट हो चुकी है।
धरासू से उत्तरकाशी में हमारे 2 चौक पॉइंट्स हैं, एक रतूड़ी सेड़ा है और एक बंदरकोट है। हमारा प्रयास है कि बंदरकोट हम 20 अप्रैल तक क्लियर कर दें और उसमें जो चौड़ा 12 मीटर की जो चौड़ी सड़क है वो हम यात्रियों को दें, और रतूड़ी सेड़ा भी हम 10 मीटर कटिंग करके और वो चौड़ीकरण कर देंगे, और जो छोटे मोटे काम होंगे वो हम यात्रा सीजन में करते रहेंगे। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कांग्रेस के उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार खटीमा पहुंचे और कांग्रेस विधायक कार्यालय में बैठक की, जिसमें उनका कहना है कि राहुल गांधी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड में ही की, जिसमें 2024 में वोटर लिस्ट में नाम था। अब वोटरों के नाम काटे गए हैं, उनका चिन्हीकरण कर आरटीआई पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा संबंधित अधिकारी को लगाई जाएगी। ये कार्य बूथ लेवल पर और हर ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में वोटों के साथ धांधली की है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कई जगह वोटों के नाम काटे गए और जगह नाम की बढ़ोतरी भी की गई है। वहीं उनका कहना था कि देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा वोटों को लेकर आरटीआई संबंधित अधिकारियों को न्याय की गुहार लगाई गई है, इस पर जांच भी चल रही है। मेरा अधिकार की मुहिम हमने उत्तराखंड में शुरू करी है। माननीय राहुल गांधी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव हुए महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में, और जिस तरीके से हमारे अभी निगम के चुनाव हुए उत्तराखंड में, सब में वोटों की धांधली की गई है। मतलब इस बार यहाँ तक का ये था कि वोटर लिस्ट तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई इस नाम पे कि हम नए वोट जोड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में भी आवाज उठाई कि भाई 43 लाख वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर बना दिए। शिरडी में एक ऐसी इंस्टीट्यूट था जहां 7,000 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे सारे फर्जी वोट बना दिए गए। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी 103 जगह पे चुनाव हुए जहां हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम थे, सब जगह वोटों की धांधली की शिकायतें आई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सोनिया गांधी हिंदुस्तान और राहुल गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां इस वीडियो को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा नेहा जोशी ने कहा कि कांग्रेस भारत को माता नहीं मानती है। यदि इतिहास उठाया जाए तो कांग्रेस ने नारा लगाया था जिसमें कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा आगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कांग्रेस ने ना तो कभी संविधान का सम्मान किया और ना ही कभी संविधान निर्माता का सम्मान किया है। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।